नमस्कार साथियों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। आप लोग दो तीन प्रश्नों को लेकर के काफी विचलित हैं कि सर का निश्चित टाइम पर वीडियो नहीं मिल रहा है और फिर जो मिल भी रहा है वह बीच बीच में से सर चीजों को उठा रहे हैं। एक तो ये है कि अभी हमने विधिवत क्लासेज शुरू की नहीं है और रेनेसा कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर आदरणीय श्री महिपाल सिंह जी से मेरी संदर्भ में बात हुई थी। उन्होंने कहा कि हम एप्लीकेशन पर काम कर रहे हैं, उसमें 8-10 दिन का समय लगेगा। उसके बाद एक निश्चित टाइम के तहत जीरो से एकदम प्रारंभ से गहराई तक हम अध्ययन करना शुरू करेंगे। दूसरा, मित्रों, आपके कमेंट भी आ रहे हैं, आपके फोन भी आ रहे हैं कि सर वीडियो में आवाज कम है। क्या ये अपने आप में बड़ी बात नहीं है कि मेरा जैसा प्राचीन संस्कारों में जीवन जीने वाला प्राणी ये फोन और कैमरा के सामने खड़ा होने का साहस कर रहा है? इतनी तकनीकी समस्याएं आती है, जैसे फिल्म को शूट करते हैं 2-3 घंटे पहले पूर्व तैयारी करो तब जाकर के एक आधा पौन घंटे का व्याख्यान शूट होता है। हाई डिजिटल प्रोफाइल वो अभी कहाँ है। अभी तो हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि एक आत्मीय संबंध हमारा स्थापित हो और अब ज्ञान की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आवाज कम है तो लीड लगा लो, कॉपरेट करो। आप नहीं कॉपरेट करोगे तो क्या सरकार कॉपरेट करेगी? खैर मित्रों, मैंने एक नई अवधारणा के तहत एक नवीन नवाचार अपनाने का प्रयास पिछले कुछ दिनों से किया है। कुछ विद्यार्थियों की विशेष मांग है और वो अपने राजस्थान से भी और राजस्थान के परे से भी कि यूपीएससी हिंदी मेंस पढ़ाया जाए, क्योंकि वास्तव में वो एक अवधारणात्मक चीज है और कोई फैक्चुअल क्वेश्चंस वहां से आते नहीं है। तो आज की जो मैं क्लास आपको दे रहा हूं, वैसे तो वो स्कूल लेक्चरर, कॉलेज लेक्चरर से लेकर के नेट, जेआरएफ सभी क्षेत्रों में बड़ा उपयोगी है विषय अपना। लेकिन विशेषकर यूपीएससी वाले छात्रों को ध्यान में रख करके मैं आज एक बिंदु को डिस्कस करता हूं। 2019 की मेंस परीक्षा में, आईएएस मेंस परीक्षा में मुख्य परीक्षा हिंदी साहित्य में एक प्रश्न आता है, नई कहानी की संवेदना पर प्रकाश डालते हुए इसके शिल्प सौंदर्य को उद्घाटित करें। ये प्रश्न पहले और वैसे भी जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम हुआ करता था तो यूजीसी नेट की परीक्षा में भी क्वेश्चंस कई बार आया था। कॉलेज लेक्चर की डिस्क्रिप्टिव परीक्षा में ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ एक प्रश्न को माध्यम बना करके हमें उत्तर कैसा देना चाहिए, इस संदर्भ में हम इसकी बात कर रहे हैं और कैसे अपने विषय वस्तु को अपन को पढ़ना है। यूपीएससी के मेंस एग्जाम में 150 शब्द सीमा की एक निश्चित सीमा है। 150 शब्द सीमा के तहत ही आपको अपनी बात रखनी है। अब 150 शब्दों में आप कितने फैलाव को, कितनी व्यापकता को, कितने प्रभावपूर्ण शब्दों से गठित कर सकते हैं उस उत्तर को, ये चीज महत्वपूर्ण है। और घिसे पिटे चले आ रहे जो परंपरागत कोचिंगों के नोट्सों से जो विद्यार्थी अपने नोट्स बनाता है
वह 500 नंबर का जो पेपर होता है पूरे हिंदी का, उसमें से 200, 250 यहां तक वो रह जाता है। जबकि 500 में से 300 प्लस नंबर लाना हिंदी साहित्य में बहुत आसान। बस आपका शब्द चयन, आपकी व्यापकता, आपकी समास में बांध देने वाली एक शैली, निचोड़ ले आओ आप 150 शब्दों में कि कुछ छूटे ही ना, और भाषा का प्रवाह ऐसा कि टूटे ही ना। मित्रों, ये प्रश्न है। और कल हम हिंदी कहानी के संदर्भ में, प्रेमचंद के संदर्भ में हम बात कर रहे थे। और देखिए, आप ये मान के चले कि हम लाइव ही हैं। यदि आपका कोई भी क्वेश्चन उठता है, कल मैंने कफन कहानी के पुनर्पाठ से संबंधित अपनी बात रखी, आपकी कोई भी जिज्ञासा है, हम मित्र हैं, दोस्त हैं, हम गुरु शिष्य तो बाद में है, पहले हम मित्र हैं। और आप सबके पास मेरे फोन नंबर भी हैं, आप फोन करते भी हैं, आप मुझसे क्वेश्चन पूछिए, आप मुझसे व्हाट्सएप से पूछिए, टेक्स्ट मैसेज भेज करके पूछिए। और यदि मेरे पास समय रहा तो आप फोन के माध्यम से पूछ सकते हैं। ये अलग बात है कि मैं फोन उठाता बहुत कम हूँ, क्योंकि सोता रहता हूँ ज्यादातर आमतौर से, या फिर कुछ लिखता पढ़ता रहता हूँ, तो फोन मेरा साइलेंट मोड पे रहता है। बकौल आप टेक्स्ट मैसेज या उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और उसमें भी हम सप्ताह में 2 दिन लाइव रखने का प्रोग्राम रखेंगे फेसबुक या यूट्यूब पर, जिसमें मैं आपके प्रश्नों का आपको उत्तर दिया करूंगा। आप मेरे बताए गए, लिखाए गए नोट्सों में से, आपको पढ़ाए गए व्याख्यान में से जो भी क्वेश्चन उभरते हैं उनको एक साथ संकलित करके रख करके मुझे सेंड करो, हम बहस करेंगे, सवालों की बात करेंगे। जब हम नई कहानी की बात करते हैं तो नई कहानी का जो दौर है 1950 ईस्वी से प्रारंभ होता है, और साठोत्तरी कहानी इसके बाद आती है, तो 1960 तक आप मान सकते हैं इस दौर को, 60-62। वैसे तो जो मोहभंग जो जुड़ा हुआ है ना, वो विशेषकर तो 1962 से जुड़ा हुआ है। भारत चीन युद्ध के पश्चात तो बड़े स्तर पर मोहभंग की प्रक्रिया शुरू हो गई थी, पर फिर भी वो 60-62 से साठोत्तरी कहानी की शुरुआत मानते हैं। तो ये कालखंड नई कहानी का है। देश की आजादी के बाद बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। 1947 में देश की आजादी के बाद जो एक समाज की नई संरचना उभर करके आई, स्त्री पुरुष संबंध बदल रहे हैं, सदियों से शोषित पीड़ित स्त्री और दलित को सर उठाकर चलने का साहस हो रहा है, संविधान बन गए, अधिकार मिल रहे हैं, स्त्रियां घरों की 4 दीवारी में अब कैद होने के लिए मजबूर नहीं है, वे स्कूल, कॉलेज, घर के बाहर भी है। ये स्त्री पुरुष संबंधों का जो एक रूपरेखा में बदलाव आ रहा था, मुख्य तौर से वो भी देश आजाद हुआ, लेकिन सांप्रदायिक कुचक्रों के तहत कितनी बड़े जनमानस की हत्या हुई थी, अफवाहों के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा, दंगों के द्वारा। उस पीड़ा को भी नई कहानी ने भोगा है। तो देश में आ रहे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक हर क्षेत्र के बदलावों ने चली आ रही कहानी की प्रवृत्तियों को एक नया बदलाव दिया। इस नए बदलाव के लिए नई शब्द का प्रयोग किया गया। ये नई कोई शब्द मात्र नहीं है, बल्कि पुरानी कहानी के पार्थक्य बोध से अपने आप को व्यंजित तो करती ही है, लेकिन परंपरागत चले आ रहे कहानी के प्रतिमानों से हट करके अपने मूल्यांकन के लिए स्वयं नए प्रतिमान स्थापित करती है। नई कहानी में नया शब्द महज पुरातनता से अलग होने के लिए ही प्रयुक्त नहीं किया है, बल्कि एक नवीन संवेदना, एक नए शिल्प और एक बदले हुए नवीन जीवन मूल्यों को व्यंजित करने वाला शब्द है नया। और शब्द पड़ा नई कहानी। हिंदी कहानी में अभी तक ऐसा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं आ गया था, लेकिन 1947 के बाद, विशेषकर 1950 से जो नई कहानी आंदोलन शुरू होता है, कथा साहित्य की प्रवृत्तियों में जैसे आंदोलन आ गया, इतनी हलचल आ गई, तो आप देखेंगे कि पूरे कहानी संसार में
नई कहानी को आंदोलन के रूप में स्थापित किया गया और इसे आधुनिक हिंदी कहानी का स्वर्णकाल कहा गया। तो जो बनते बिगड़ते मूल्य संबंध है, इसको नया कहानीकार बहुत सजीवता के साथ उठाता है और तीन व्यक्ति ऐसे हैं, कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव। ये नई कहानी आंदोलन के तीन बड़े नेता हैं। इन्होंने तीन नारे दिए: परिवेश की विश्वसनीयता, अनुभूति की प्रामाणिकता और अभिव्यक्ति की ईमानदारी। और ये दावा किया कि नई कहानी अपने समकालीन यथार्थ से अपने पाठकों को रूबरू कराती है, जीवंत पद्धति से। ये लोग कहते हैं कि नई कहानी से जो पहले के कहानीकार थे वो किसी विचार सूत्र को लेकर के कहानी को गढ़ते थे और फिर उसे कहानी पर आरोपित करते थे। तो उनकी कहानियों में एक यांत्रिकता है, लेकिन नया कहानीकार अपने भोगे हुए जीवन के यथार्थ को कहानी में चित्रित करने के लिए बाध्य है। इसलिए नई कहानी पुरानी कहानी के मूल्यों से अलग है। एक से बड़े एक कहानीकार इस दौर में आते हैं और ना केवल आते हैं बल्कि अपनी विशिष्ट पहचान बनाते हैं। आप फणीश्वरनाथ रेणु को देखिए, आंचलिकता के पर्यायवाची बन गए फणीश्वरनाथ रेणु की कहानी आप देखिए। अमरकांत का नाम आप सबने सुन रखा है। जिंदगी और जौक, डिप्टी कलेक्टर, हत्यारे जैसी कहानियां लिखने वाले महान कहानीकार अमरकांत मध्य वर्ग के सुख दुख, राग द्वेष, हर्ष विषाद को जितने जीवंत ढंग से अमरकांत ने अपनी कहानियों में उठाया है, आपको अन्यत्र कम ही मिलेगा। निर्मल वर्मा को देखिए आप, शहरी मध्यवर्गीय जीवन की ऊब, संतरास, कुंठा, घुटन को विशिष्ट गद्य में निरूपित करने वाले अनूठे कहानीकार साबित हुए निर्मल वर्मा। एक से बढ़कर एक कहानीकार, भीष्म साहनी, मार्कंडेय, शिव प्रसाद सिंह, कृष्णा सोबती, मन्नू भंडारी, मोहन राकेश, एक से बढ़कर एक कहानियां इस दौर में आती है। तो इस बात को मानने से कोई संदेह नहीं कि ये हिंदी कहानी का स्वर्णकाल है। मित्रों, इन संकल्पनाओं को जब हम समझते हैं, ऐतिहासिक परिस्थितियों के तहत जब हम कहानी के मूल्यों को विश्लेषित करते हैं, तो कहानी की प्रवृत्तियों को याद रखना हमारे लिए और आसान हो जाता है। अब यदि हम नई कहानी की प्रवृत्तियों की बात करें, जो कि प्रश्न है सीधा सीधा कि नई कहानी की संवेदना पर प्रकाश डालती हुई इसके शिल्प, तो दो चीज महत्वपूर्ण हुए, एक संवेदना और एक शिल्प, भाव पक्ष, कला पक्ष। तो देखिए, नई कहानी के वे बिंदु जो सीधे सीधे हमें यूपीएससी के आंसर बुक में नोट करने हैं। फर्स्ट, पीड़ा भरी प्रतीक्षा का भावबोध नई कहानी की बड़ी विशेषता है। अब वैसे ये है क्या? हमारा देश एक लंबे समय तक गुलामी से गुजर करके आजाद हुआ है। हम लोगों ने एक श्वास ली, हम लोगों में एक नई आशा आकांक्षा का संचार हुआ, पंचवर्षीय योजनाएं बनी, पुल बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं, हम लोग घरों से बाहर निकल आए। पूरा भारत एक आकांक्षा से भरा हुआ है कि अब हम विश्व में अपने आप को कहां स्टैंड करेंगे, क्योंकि अब ये भारत देश भी अपना और शासन करने वाले भी अपने। पूरा देश जैसे प्रतीक्षा के भावबोध से गुजर रहा है। निर्मल वर्मा, जिसको नामवर सिंह ने पहला नया कहानीकार माना है, उसकी कहानी पहली नई कहानी मानी है परिंदे। हालांकि परिंदे से पहले बहुत सारे आलोचक शिव प्रसाद सिंह की दादी माँ कहानी जो 1950 में प्रकाशित हुई थी, उसे पहली नई कहानी मानते थे, लेकिन नामवर सिंह जी ने
परिंदे को हिंदी की पहली नई कहानी माना है। परिंदे में लतिका देखती है, परिंदे आ रहे हैं, उड़ करके आ रहे हैं, जा रहे हैं, न जाने कहां जा रहे हैं। ये परिंदे भारतीय जनमानस की आकांक्षा का प्रतीक है। नई कहानी की बड़ी विशेषता है कि वो प्रतीकों में और संकेतों में अपनी बात कहती है। ये शिल्प से जुड़ा हुआ पहलू है, सांकेतिकता और प्रतीकात्मकता। आपने कहानी पढ़ी होगी अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी। बाबू सकलदीप का परिवार अपने बेटे को डिप्टी कलेक्टर बनते हुए देखना चाह रहा है। प्री पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, इंटरव्यू के लिए पूरा परिवार प्रतीक्षा में है, सपने देख रहा है। एक परिवार मात्र सपने नहीं देख रहा है, पूरा देश इस बात का सपने देख रहा है कि हम अपने आप को विश्व में कहां स्थापित करने वाले हैं। और नया कहानीकार ने जैसे इस युग की धड़कन को पकड़ लिया हो। नई कहानी की एक बड़ी विशेषता है पीड़ा भरी प्रतीक्षा का भावबोध। और एग्जाम्पल दीजिए आप इसमें निर्मल वर्मा की परिंदे की लतिका और अमरकांत की डिप्टी कलेक्टरी के बाबू सकलदीप के परिवार की जो प्रतीक्षा है, पूरे देश की प्रतीक्षा को व्यंजित करता है। दूसरी बात, प्रेम के अंतर विरोधों की जीवंत अभिव्यक्ति नई कहानी में देख सकते हैं। नए कहानीकार ने इस बात पर विशेष बल दिया इस बात को लेकर के कि मनुष्य के अंतर विरोधों को इस प्रकार से अपनी कहानियों में व्यक्त करो कि वह अपने युग के अंतर विरोधों को स्पष्ट कर दे। प्रेम के अंतर विरोधों को लेकर लिखी गई कहानी जैनेन्द्र की एक रात, राजेंद्र यादव की एक कमजोर लड़की कहानी आप पढ़िए। महान प्रेम कहानियां। नई कहानी आंदोलन के दौर में एक से बढ़कर एक महान प्रेम कहानियां लिखी गई। ऐसी प्रेम कहानियां कदाचित प्रेमचंद काल में चंद्रधर शर्मा गुलेरी की उसने कहा था कहानी को छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं मिलती, नई कहानी आंदोलन में मिलती है। निर्मल वर्मा की परिंदे देखिए, शेखर जोशी की कहानी पढ़िए कौशी का घटवार, क्या क्षेत्रीय प्रेम कथा है। जहां प्रेम के बड़े बड़े दावे तो नहीं है, प्रेम के बड़े बड़े वादे तो नहीं है, लेकिन मित्रों प्रेम की सफलता कितनी सहज बुनियादी स्थापनाओं पर टिकी रह सकती है। प्रेम में दावों का कोई स्थान नहीं है, बल्कि प्रेम में केवल समर्पण की जो अगाध भावना होती है। वो कहानीकार कहानी में पात्रों के चरित्र को ऐसा उठा देता है कि लगता है कि वास्तविक प्रेम की अनुभूति यही है। आपने पढ़ी होगी कहानी कौशी का घटवार और परिंदे का अध्ययन तो हम करते ही रहते हैं। इस संदर्भ में एक कहानी रांगे राघव की गदल प्रकाशित हुई थी। राजा जयदौल कहानी पढ़िए आप, अज्ञे की। इस दौर में लिखी गई है, वो नई कहानी के दौर में लिखी गई कहानी है। उत्कृष्ट प्रेम कहानियां। फणीश्वरनाथ रेणु की प्रत्येक कहानी को पढ़िए आप। आंचलिकता के प्रतिमान, तीसरी कसम, उर्फ मारे गए गुलफाम, लाल पान की बेगम, पंचलाइट, रसप्रिया, महान प्रेम कहानियां। नई कहानी आंदोलन के दौर में
वृद्ध लोगों पर सहानुभूति परक कहानियां लिखी गई, एक से बढ़कर एक अच्छी कहानियां लिखी गई। मोहन राकेश की आद्रा को भूलना मुश्किल है, और भूलना मुश्किल है निर्मल वर्मा की माया दर्पण कहानी को पढ़िए आप। मोहन राकेश की मिसपाल को देखिए, चीफ की दावत का अध्ययन कीजिए आप भीष्म साहनी की। ये नई कहानी आंदोलन की कहानियों में एक नई बहुत महत्वपूर्ण विशेषता बन के उभरी। आंचलिकता की प्रवृत्ति, आंचलिकता नई कहानी की संवेदना का एक बड़ा बुनियादी तत्व। आंचलिकता की प्रवृत्ति इससे पहले नहीं मिलती है, ये पहली बार स्वाधीनता आंदोलन के बाद में नई कहानी में आई। मार्कंडे, शिव प्रसाद सिंह और रेणु की तो बात ही क्या की जाए, वो तो आंचलिकता के प्रतिमान है। मार्कंडे की हंसा जाई अकेला, पान फूल दूध और दवा, महुए, कहानियों का सौंदर्य बोध अत्यंत गहरा है। इन संदर्भों में प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता ये शिल्प से जुड़ा हुआ बिंदु है, क्योंकि जब संवेदना ही बदल जाती है तो शिल्प में भी परिवर्तन तो आना ही है। प्रत्येक कहानी जैसे अपने आप एक सिंबल, एक संकेत छोड़ रही है। कई बार तो पूरी कहानी अपने आप में प्रतीक बन जाती है। शेखर जोशी की बदबू कहानी पढ़िए, वो अपने आप एक प्रतीक है। मोहन राकेश की मिसपाल एक वृद्ध जो जीवन की व्यर्थता बोध है उसका प्रतीक बन के रह जाती है। उसमें खाली डिब्बा आता है बार बार, वो व्यर्थ और रिक्त जीवन का प्रतीक है। बहुत बड़ी विशेषता, शिल्प के इस तरह बड़ा बदलाव यहां आपको देखने को मिलेगा। सांप्रदायिक त्रासदी, नई कहानी आंदोलन में मोहन राकेश की मलबे का मालिक को कहानी को भूलना मुश्किल है। मुश्किल है उस रखे पहलवान को भूलना जिसने तमाम गिरावट की पराकाष्ठा को पार कर दिया। क्या भूल पाओगे आप भीष्म साहनी की कहानी अमृतसर आ गया है? आप नहीं भूल सकते कृष्णा सोबती का सिक्का बदल गया। सांप्रदायिक देश विभाजन की त्रासदी को बड़े दर्दनाक और जीवंत रूप में नया कहानीकार उभारता है। और यही नहीं, बल्कि नई कहानी की संवेदना में जो मानव मूल्यों में परिवर्तन हो रहा था, और विशेषकर परंपरागत जो संयुक्त परिवार प्रणाली है, वैसे तो वो प्रेमचंद के समय से ही चरमराने लग गई थी, लेकिन यहां तक आते आते वो टूट कर गिर जाती है। कैसे मानवीय रिश्तों में दूरी आ रही है, कैसे मनुष्य असंवेदनशील हो रहा है, कैसे मनुष्य गांव से पलायन करके शहरों की तरफ जा रहा है, कैसे एकाकीपन का जीवन जी रहा है। ऐसी तमाम मानवीय रिश्तों की ये जो बदली हुई संवेदना है, वह नई कहानी आंदोलन में आप देख सकते हैं। आप देखिए, भीष्म साहनी की कहानी पढ़िए, खून का रिश्ता, चीफ की दावत पढ़िए आप, बिरादरी बहार कहानी पढ़िए आप, राजा निर्वंशिया कमलेश्वर की कहानी, राजेंद्र यादव की बिरादरी बहार पढ़िए। इन कहानियों में आपको, और ये केवल प्रतीक है, बड़े स्तर पर आपको एक कहानी इस भावबोध को लेकर के मिलेगी। ये तमाम पहलू हैं संवेदना के और शिल्प के बदलाव के। अब ये तो हुआ एक फैलाव के साथ दिया गया व्याख्यान के इन संकल्पनाओं के साथ में हमको नई कहानी का अध्ययन करना है। लेकिन जब इसी बिंदु को हमें 150 शब्द सीमा में देना है, तो मित्रों इन पॉइंटों को ध्यान में रखते हुए 2 या 3 कहानियों का उदाहरण भी हमको साथ साथ देना है। प्रत्येक बिंदु के साथ हमारा उत्तर होगा
कि देश की आजादी के बाद हिंदी कहानी मोड में एक ऐसी बड़ी हलचल आई जिसे कहानी साहित्य में आंदोलन का नाम दिया गया। नई कहानी में नए शब्द केवल पुरानी कहानियों से पार्थक्य को ही अलग नहीं करता है, बल्कि एक नवीन भावबोध, नवीन संवेदना, नए रूपबंध की ओर भी इशारा करता है। इस दौर की कहानियों में एक पीड़ा भरी प्रतीक्षा का भावबोध, मानवीय मूल्यों में आ रहे गिरावट, वृद्ध लोगों के प्रति सहानुभूति परख, गहरे प्रेम के अंतर्रोध को उजागर करने वाली समकालीन जीवन के यथार्थ से जुड़ी हुई कहानियां इस दौर में लिखी गई हैं। और बीच बीच में हमको इन कहानियों के दो मैंने भी आपको जो उदाहरण बताए थे वो भी हमको देने हैं। राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर ने परिवेश की विश्वसनीयता, अनुभूति की प्रामाणिकता और अनुभूति की ईमानदारी, अभिव्यक्ति की ईमानदारी का मुद्दा उठाते हुए यह आग्रह किया कि नई कहानी अपने समकालीन यथार्थ से जीवंत रूप से जुड़ी हुई है। तो प्रतीकात्मकता और सांकेतिकता आंचलिकता की प्रवृत्ति को रेखांकित करते हुए सांप्रदायिक त्रासदी के बिंदुओं को चिन्हित करते हुए 150 शब्द सीमा में हमको बांध लेना है। समाप्त। अब बनाओ अपने नोट्स, लिखो अपने स्तर से चीजों को। परंतु मैंने अभी आपको कहा कि जैसे मैथ में सूत्र लिखकर आप उदाहरण देते हैं, यदि प्रश्न कबीर से कविता से है तो काव्य के उदाहरण दीजिए, और यदि प्रश्न इस प्रकार की कोई गद्य से आ रहा है कि नाटक से आ रहा है, कहानी से आ रहा है, तो प्रवृत्तियों को चिन्हित करते करते उसके दो दो तीन तीन आपको उदाहरण साथ साथ लिखने भी हैं। जब मैं यूपीएससी की कक्षाएं लूंगा आईएएस मेंस के लिए, तो मैं यह भी कोशिश करूंगा कि 150 शब्द सीमा में बोर्ड पर लिखकर आपको बताऊंगा कि हमको इस प्रकार की रूपरेखा में उत्तर लिखना है। मौलिक उद्भावना आपके पास नहीं है, आप पढ़िए, किसी भी किताब को, किसी भी गाइड को आप उठा करके पढ़िए और मुझे बताइए कि इस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग कहां है। आपका उत्तर एकदम से अलग दिखाई देगा। जैसे ही आप लिखेंगे कि एक पीड़ा भरी प्रतीक्षा का भावबोध नई कहानी की संवेदनागत प्रवृत्ति का एक बड़ा उदाहरण है, एक बड़ा रूप है, चेक करने वाला प्रोफेसर आपके पहले ही वाक्य से चमत्कृत हो जाएगा। मित्रों, रचनात्मक लेखन प्रक्रिया में आपका एक वाक्य साबित कर देता है कि आप कितने अंक के उत्तरदायी होंगे। और रट्टाफिकेशन में, रटी आ रही चीजों में हाँ जी, तो उसमें तो साहब नंबर भी मिलेंगे हाँ जी वाले। भाषा का पार्ट है यूपीएससी में, यूजीसी नेट जेआरएफ से 10 गुना कम सिलेबस है आईएएस मेंस का। सोचो आप, पूरे भारतवर्ष में अपने विषय का सबसे बड़ा सिलेबस होता है हिंदी का, वो होता है यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा का। कहते हैं बोले एक विषय को टॉप किया तो जेआरएफ और बन गया प्रोफेसर, और 2 विषयों को टॉप किया तो बन गया आईएएस। ये अलग बात है कि अब यूपीएससी से दूसरा विषय हटा दिया है, एक ही विषय चल रहा है। तो या तो हिंदी लो मत, और हिंदी लो तो हिंदी में कूद करके उत्तर लिखना है, ये सोच कर लिखना है। तो 450-500 विद्यार्थी पर साल जो है वो बैठते हैं, एवरी ईयर में बैठते हैं हिंदी विषय को लेकर के। आपकी कॉपी एकदम अलग दिखे, ये मैं चाहता हूं। कोई ज्यादा नहीं है, 150 शब्दों में एक पन्ना होता है केवल, और पूरी हिंदी में घुमा फिरा के 500 से अधिक प्रश्न नहीं बनते हैं। तो सोच करके कॉन्सेप्टों को लिखना। दूसरी बात यह है कि मैंने आपसे कहा कि मुझे 8 से 10 दिन का समय चाहिए, मैं किन्हीं विशेष परिस्थितियों में अभी संलग्न हूं। उसके बाद में
अब की बार मैंने ये सोचा है कि जिसको जितना चाहिए उसको मैं उतना ही दूं। आप नेट जेआरएफ के अभ्यर्थी हैं तो नेट जेआरएफ के लेवल पर ही आपको पढ़ाया जाएगा। यदि आप ग्रेड फर्स्ट के विद्यार्थी हैं, ग्रेड फर्स्ट के स्तर पर ही आपको समझाया जाएगा। और यदि आप कॉलेज लेक्चरर के विद्यार्थी हैं तो समुद्र का तल तो आपको दिखाना ही पड़ेगा। यदि आप आईएएस के विद्यार्थी हैं तो आईएएस में कूटनीति सबसे महत्वपूर्ण चीज है। निश्चित शब्द सीमा, फ्लो, प्रवाह, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव सवाल नहीं है जो आपने टिक 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 लगा दिया कि टप टप बरसा पानी। यहां तो आपको धारा बहानी पड़ेगी नदी की। इन बिंदुओं को ध्यान में रख करके मित्रों, मैंने अभी कहा कि 1 सप्ताह भर का समय मुझे लगेगा। उसके बाद मैं आपकी विधिवत क्लासेज, विधिवत समय आपको बताऊंगा। एक मैं आप लोगों से एक डिस्कशन करना चाह रहा हूं और थोड़ा सा ये जानना चाह रहा हूं आप लोगों से, प्रतिक्रियाएं भी आपकी जानना चाह रहा हूं। एक तरीका तो होता है लाइव का, और एक तरीका है अपने वीडियो डाउनलोड करके अध्ययन करने का। क्योंकि लाइव पे वैसे भी मुझे आपका चेहरा तो दिखने वाला है नहीं। अब रहा सवाल कमेंट का, तो कमेंट तो आप मुझको मेरे फोन पे सीधा भी कर देंगे। कभी कोई व्यक्ति किसी काम में उलझा हुआ है, कोई किसी में, तो मैं तो चाहता हूं मुझे पर डे 2 घंटे का समय जो होगा वो मैं अपना वीडियो आपको अपलोड कर दिया करूंगा। निश्चित ऐप बनाने की बात चल रही है, आपको मैटर पूरा मिलेगा। मेरे साथ साथ चलते चलो, बढ़ते चलो, पढ़ते चलो। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।